आप गजराज को अपने साथ वापस? नहीं बेटी, गजराज तो अब इस कक्ष से तभी बाहर जाएंगे जब संध्या का हत्यारा पकड़ा जाएगा। अब यकीन तो आपको करना पड़ेगा खुदा बख्श, क्योंकि हमने उन्हें आज रंगे हाथों पकड़ा है। अब आप भी अपनी आंखों से ये वफादारी की पट्टी निकाल कर फेंक दीजिए। हमारा मन इस अभिशप्त महल से उचट गया है। बेहतर यही है कि हम कुछ दिनों के लिए महल छोड़ के चले जाएं। गजराज, तुम यहाँ राजकुमारी के कक्ष में क्या कर रहे हो? रक्षा। हमारी माताश्री ने हमें राजकुमारी किशोरी की रक्षा का भार सौंपा है। किंतु तुम्हें राजकुमारी की रक्षा के लिए कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। परंतु ये हमारी माताश्री का आदेश है, और आप तो जानते हैं कि हमारी माता का आदेश हमारे लिए भगवान के आदेश के बराबर होता है। तो जाकर अपनी माता की रक्षा करो ना, यहाँ क्या कर रहे हो? सोच लीजिए पंडित जी, माताश्री का आदेश ठुकराना संकटों को आमंत्रण देने के समान है। और अगर तुम अभी और इसी वक्त यहाँ से नहीं गए तो तुम्हारे लिए अनेक अनेक संकट खड़े हो जाएंगे। जाओ। अब ये तो हमारी माताश्री ही निर्धारित करेगी कि संकटों से आप घिरते हैं या हम। प्रणाम। आप सही समय पर आ गए पंडित जी। गजराज की उपस्थिति में हमारा दम घुटने लगा था, और हमारे मना करने के पश्चात भी शकुंतला देवी को हमारे कक्ष में छोड़ गए। जरूर इसमें शकुंतला देवी का कोई ना कोई स्वार्थ होगा। किंतु तुम चिंता मत करो बेटा, खुदा बख्श यहाँ तुम्हारी सुरक्षा के लिए मौजूद है, और संभलपुर जाते ही मैं जनरल सिंह को भी भेज दूंगा ताकि हमारी गैर हाजिरी में तुम पर कोई संकट ना आए। क्या आप संबलपुर जा रहे हैं? हाँ बेटा, मुझे लगता है कि इस समय महारानी कलावती का यहाँ रहना बहुत जरूरी है। तुम फिक्र मत करो, मैं महारानी को लेकर अति शीघ्र लौटूंगा, किंतु हमारी गैर मौजूदगी में तुम ऐसा कोई कदम नहीं उठाओगी जिससे कि हमें नीचा देखना पड़े। राजकुमारी, जो भूल तुम पहले कर चुकी हो उसे दोबारा नहीं दोहराओगी, इस बात की मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। वचन दो, मुझे वचन दो कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अब हम पर भरोसा रखिए, हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे आपके सम्मान पर कोई आँच आए। किंतु आपके चले जाने से हम अकेले हो जाएंगे। एक ही प्रार्थना है आपसे कि आप शीघ्र से शीघ्र वापस लौट आना। बेटा, हम आपसे दूर अवश्य जा रहे हैं, किंतु हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। अपना ख्याल रखना।
और सत्य नीति के महात्मा को हमने आज से पहले इतना टूटा हुआ कभी नहीं देखा। यदि ये टूटकर बिखर गया तो महाराज शिवदत्त का सिंहासन और उनका वंश भी इतिहास के बिखरे पन्नों में सिमट कर रह जाएगा। बम बम। बाबा, स्वागत है बाबा। पंडित जी, एक प्रश्न पूछना चाहते हैं आपसे। जी बाबा। आपने ये महल छोड़कर जाने का निर्णय क्यों ले लिया? हमसे कोई भूल हो गई है क्या? कैसी बात कर रहे हैं बाबा? आप जैसे सिद्ध योगी पुरुष से कोई भूल कैसे हो सकती है? बस बात इतनी है बाबा कि अब शिवगढ़ महल में महाराज शिवदत्त का आना अति अति आवश्यक हो गया है। बस उन्हीं को लेने के लिए मैं संभलपुर जाना चाहता हूं। आपका निर्णय उचित है पंडित जी, क्योंकि महल के समस्त महायोद्धा चुनारगढ़ को वापस प्राप्त करने के संकल्प को भूलकर आपस में ही लड़ने मरने लगे हैं। बद्रीनाथ रुष्ट होकर अज्ञातवास में कहीं लुप्त हो गए हैं और भवानी सिंह अपने द्वारा बनाई गई कारागार में स्वयं बंदी बनकर रह गए। और रहा प्रश्न सोमनाथ का। सोमनाथ भी पतन के मार्ग पर बड़ी तीव्रता से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में महाराज शिवदत्त का शिवगढ़ लौटना अनिवार्य हो गया है। कहीं ऐसा ना हो कि महाराज वीरेंद्र सिंह बिना युद्ध लड़े ही शिवगढ़ के अंतिम किले को सरलता से प्राप्त कर ले। इसी बात की आशंका ने तो मुझे संभलपुर जाने के लिए विवश किया है। बस आप आशीर्वाद दे बाबा कि मैं बिना किसी अड़चन के महाराज शिवदत्त को शीघ्र यहां लाने में सफल हो जाऊं। अनर्थों और अड़चनों का तो अभी आरंभ ही हुआ है, क्योंकि महाराज शिवदत्त ने जिन महायोद्धाओं को अपना विश्वास पात्र मानने की भूल की है, उस भूल का दंड तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। प्रकृति का नियम है प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक मनुष्य को अपनी भूल का दंड भुगतना ही पड़ता है। जो भी है बाबा, मैं तो जब तक इस शरीर में सांस है महाराज शिवदत्त के सपने को साकार करने का प्रयत्न करता रहूंगा। मेरे जीवन का यही अंतिम लक्ष्य है बाबा। मेरे भोले बाबा, आपके इस लक्ष्य को अतिशीघ्र पूरा करें। मेरी इस प्रार्थना के साथ साथ ये भी प्रार्थना है कि मेरे भोले बाबा इस महल के भटके हुए समस्त महायोद्धाओं को सही मार्ग पर ले आए, उनके हृदय में देशभक्ति की ज्वाला को प्रज्वलित करें। आपकी कामना के साथ साथ हमारी भी यही अंतिम कामना है। बम बम। जल ग्रहण कीजिए हुजूर। पहले ये बता, क्या ये सत्य है कि शकुंतला देवी का गुप्त प्रेम प्रसंग पंडित जगन्नाथ के साथ आरंभ हो गया है? मैं क्या जानूं हुजूर, आप तो जानते हैं कि मैं महल में नहीं कारागार में रहता हूँ। शायद अब तुझे कुछ याद आया होगा मूर्ख सैनिक।
बता क्या जानता है? मैं तो बस इतना जानता हूँ हुजूर कि पंडित जी महाराज सुदत्त और महारानी कलावती को संबलपुर लेने जाने वाले हैं। राजकुमारी पर अपनी नजर ऐसे बना के रखना जैसे कि अर्जुन की नजर मछली की आंख पर थी। महल में छुपे हुए सारे शत्रुओं से उनकी रक्षा करना तुम्हारा प्रथम कर्तव्य होगा। खासकर गजराज और उसकी दुष्ट माता शकुंतला, इन दोनों की तो छाया भी उस पर मत पड़ने देना। पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी रुक जाइए। पंडित जी क्या सत्य है कि आप ये महल छोड़कर संबलपुर जा रहे हैं? बोलिए ना पंडित जी। हमने जैसे ये बुरी सूचना सुनी, हम गजराज को लेकर दौड़े दौड़े चले आए। कह दीजिए ना कि ये असत्य है और आप ये महल छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। शकुंतला देवी, बेहतर यही है कि आप हमारी नजरों से दूर हो जाएं। हमें आपकी साए तक से नफरत है। हट जाइए यहां से। आप हमारी माता श्री का अपमान कर रहे हैं पंडित जी। खामोश, खामोश। तुम्हारी ये माता श्री मां की पवित्र नाम पर सरेआम कलंक लगा रही है और तुम चुपचाप खड़े देख रहे हो। उन्हें ऐसे घृणित कार्य करने से रोकने की बजाय उन्हें और बढ़ावा दे रहे हो। धिक्कार है तुम्हें। पंडित जी, आप शायद भूल रहे हैं कि महल में हमारी हैसियत क्या है। आपसे मिलने से पहले महल में आपकी हैसियत हमारी दृष्टि में महारानी कलावती की सम्मानित बहन की थी, जो अब 2 कौड़ी की हो गई है। आपने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए पंडित जगन्नाथ पर कीचड़ उछाला है और इसी वजह से हमें मजबूर होकर महल छोड़कर संबलपुर जाना पड़ रहा है। आप तो नागिन से भी ज्यादा जहरीली हैं शकुंतला देवी। आपका जहर उतारने के लिए अब हमें महाराज शिवदत्त और महारानी कलावती को यहां बुलाना ही पड़ेगा। आओ खुदा बख्श। अनमोल इस धरोहर से जुड़े हुए विश्वास की पुश्तैनी दुश्मनी की और वंश के सम्मान की। पंडित जगन्नाथ ने जो आज हमारा सबके सामने अपमान किया है, वो द्रौपदी के चीर हरण से भी ज्यादा भयानक है गजराज। और अगर हमने उसका बदला नहीं लिया तो हम किसी के सामने सर उठाने के लायक भी नहीं रहेंगे। आपका सर झुकने से पहले हम पंडित जगन्नाथ का सर उनके धड़ से अलग कर देंगे। आपने हमें याद किया युवराज। आप और आपके साथ साथ संग्राम सिंह और मान सिंह सबने हमें मूर्ख बनाया। तारा सिंह को शिवगढ़ से छुड़ाकर लाने और राजकुमारी किशोरी से संपर्क साधने ये वचन देकर आप हमें इस महल में लेकर आए, परंतु अभी तक आप लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे। ये सत्य नहीं है युवराज।
बल्कि सत्य तो यह है कि आपको दिए हुए वचन को निभाने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। यहां तक कि हमने अपने अनेकों गुप्तचर शिवगढ़ भेज दिए हैं, जो वहां पर चप्पे चप्पे पर घात लगाए बैठे हैं। हमें इन सबसे कोई मतलब नहीं है कि आपने क्या व्यूह रचना रची है। हम केवल इतना जानते हैं कि तारा सिंह और राजकुमारी किशोरी शीघ्र अतिशीघ्र हमारी आंखों के सामने हो। युवराज, इसके लिए आपको अभी कुछ और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने अपना संदेश महायोद्धा अभिमन्यु तक पहुंचा दिया है। वो अभी शिवगढ़ की सीमाओं में चंडीलाल की खोज में लगे हुए हैं। यह हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है। और वैसे भी आपने तो कहा था कि विजयगढ़ के महल में पहुंचते ही शीघ्र अतिशीघ्र कोई योजना बनाकर हमारे सैनिकों के साथ हम शिवगढ़ की ओर प्रस्थान करेंगे, परंतु लगता है वो भी कोई छलावा ही था। नहीं युवराज, वो छलावा नहीं था, बल्कि एक सच्चाई थी जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप ये क्यों भूल रहे हैं युवराज कि हमारी ये योजना, हमारा ये अभियान महायोद्धा अभिमन्यु के बिना अधूरा है। आप जानते हैं महायोद्धा परमवीर सिंह अब इस संसार में नहीं, और महायोद्धा अभिमन्यु महाराज वीरेंद्र सिंह को दिए हुए वचन को निभाए बिना यहां वापस नहीं लौट सकते। युवराज, आप विश्वास रखिए, बहुत जल्द महायोद्धा अभिमन्यु चंडीलाल का शीश काटकर यहां वापस विजयगढ़ लौटेंगे, और उनके लौटते ही आपको दिया हुआ वचन अवश्य पूर्ण हो जाएगा। अब हम और महायोद्धा अभिमन्यु के आने की प्रतीक्षा नहीं करेंगे, शीघ्र ही अपना कर्तव्य निभाने शिवगढ़ की ओर प्रस्थान करेंगे। फिर आप तो क्या, हमारे मार्ग में संग्राम सिंह जी और मान सिंह जी भी आए तो वो भी हमें नहीं रोक सकेंगे। क्या कह रहे हैं संग्राम सिंह जी? और ये कैसी योजना है आपकी? किसी सुंदर चतुर अय्यार युवती को युवराज इंद्रजीत सिंह की सेवका बनाने से भला हमें क्या लाभ हो सकता है? हमें बहुत लाभ हो सकता है मान सिंह जी। यदि हमारी चाल सफल हो जाए तो हमारे राजकुमार शिवगढ़ वापस जाने की अपनी जिद छोड़ सकते हैं, क्योंकि लोहा ही लोहे को काटता है। हम नहीं मानते कि किसी सुंदर युवती को देखकर हमारे युवराज पिघल जाएंगे और वो शिवगढ़ की राजकुमारी को भुला देंगे। ये सोचना आपकी भूल है। मान सिंह जी, हमने ये नहीं कहा कि कोई सुंदर युवती हमारे राजकुमार के मन से शिवगढ़ की राजकुमारी की यादें तुरंत भुला देगी, परंतु कम करने में अवश्य सफल हो सकती है। क्योंकि जब सुंदरता और चतुराई एक होकर मिल जाए तो विचार बदलने में समय नहीं लगता। जो युवराज शिवगढ़ की राजकुमारी के प्रेम में इतना अधिक डूबे हुए हैं, वो किसी युवती को इतनी सरलता से अपने समीप कैसे आने देंगे? ये सत्य है मान सिंह जी कि युवराज किसी युवती को इतने आसानी से अपने समीप नहीं आने देंगे, क्योंकि इस समय उनके रोम रोम में शिवगढ़ की राजकुमारी बसी हुई है, और हम भी नहीं चाहते कि कोई युवती उनके समीप आ जाए। हम बस इतना चाहते हैं कि वो युवती हमारे राजकुमार के दिल का दर्द समझे, इतनी सहानुभूति जताने में सफल हो जाए कि युवराज इंद्रजीत सिंह की सोच बदल जाए और धीरे धीरे वो राजकुमारी किशोरी की यादों से मुक्त हो जाए। आपके जाने के पश्चात हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं पंडित जी। शीला और संध्या भी नहीं रही। हम अपने मन की पीड़ा बताए तो किसे बताए? आदाब राजकुमारी जी। खुदा बख्श आप। और ये कौन है?
पंडित जी के कहने पर मैं इन दोनों को आपकी सुरक्षा और सेवा के लिए लेकर आया हूं। ये माधवी है। और ये सुनैना है। प्रणाम राजकुमारी जी। आपकी सेवा का अवसर पाकर हम दोनों धन्य हो गए। ये दोनों कोई मामूली सेविकाएं नहीं है, लेकिन महल में शत्रुओं की नजर से बचने के लिए ये मामूली सेविका होने का ही दिखावा करेंगे। राजकुमारी जी, विंध्याचल की सबसे चतुर अय्यार का ताज सुनैना को पहनाया गया है। और माधवी को वफादारी और दिलेरी के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों की दोनों अपने मालिक की सुरक्षा के लिए अपना सर कटा भी सकती हैं और सामने वाले का सर काट भी सकती हैं। और आज से ये आपके साथ साई की तरह रहेंगे। आपके हर हुक्म का पालन आंख मूंद कर करेंगे राजकुमारी जी। ये दोनों अवश्य हमें विजयगढ़ के द्वार तक पहुंचा सकती हैं। हमें ऐसी ही चतुर अय्यारों की आवश्यकता थी। हम इनका साथ पाकर बहुत प्रसन्न हैं। अब आप जा सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर हम आपको तुरंत याद करेंगे। जो हुक्म राजकुमारी जी। खुदा हाफिज। हम एक राजकुमारी होकर भी पिंजरे में बंद उस कोयल की तरह है, जिसके पंख तो है पर वो उड़ नहीं सकती, कंठ में सुर तो है पर वो गा नहीं सकती। हम चाहकर भी इस पिंजरे से उड़ नहीं पाते। यदि हम पंख फैलाने का प्रयास भी करते हैं तो गिद्ध बनके महल के शत्रु हमें घेर लेते हैं। हम क्या करें? पंख फैलाने की तैयारी, क्योंकि अब हम दोनों बाज बनकर आपकी रक्षा करने के लिए तैयार हैं। बस अब आप ये बताइए कि आपको उड़ना कहाँ तक है? विजयगढ़ से आए उस संदेश वाहक तक, जो महल से दूर एक छोटी सी कुटिया में हमारा कब से इंतजार कर रहा है। अब आप निश्चिंत होकर मेरे साथ वहां जाने की तैयारी कीजिए राजकुमारी जी। मैं आपको वचन देती हूँ, आपकी उससे भेंट भी हो जाएगी और महल के किसी शत्रु को भनक भी नहीं लग पाएगी। किंतु कैसे? कक्ष से बाहर निकलते ही शत्रुओं की दृष्टि से बचना असंभव है। असंभव को संभव करना ही हम अय्यारों का मुख्य कार्य है। अब मैं शत्रुओं को चकमा देती हूँ। अब आप माधवी को लेकर कुछ ही क्षणों के पश्चात महल से बाहर निकल जाइए। आज राजकुमारी किशोरी अपने कक्ष से पहली बार अकेली निकली है। अपने दिल की बात कहने का इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा गजराज।
ये क्या मेरे आका, ये गजराज शहजादी आलिया के पीछे पीछे कहाँ जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि शीला और संध्या की रुखसत के बाद ये शहजादी आलिया का नया निगहबान बन गया? नहीं चंगेज, बात कुछ और ही है। आओ देखते हैं माजरा क्या है। महल के समस्त शत्रु मेरा पीछा करते हुए यहाँ आ चुके हैं। अब राजकुमारी किशोरी को महल में कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। वो माधवी के साथ कहीं भी आ जा सकती हैं। तब तक मुझे समस्त शत्रुओं को उलझाए रखना होगा। प्रणाम राजकुमारी। आप पीछे क्यों खड़े हैं? हमारे पास आके बैठिए ना। ये फूल आपके लिए। कितना प्यारा फूल है, बिल्कुल आपकी तरह। ये क्या हो रहा है? जो किशोरी हमसे मिलना तो दूर, ठीक से बात भी करना पसंद नहीं करती थी, वो अचानक हमारी प्रशंसा कैसे करने लगी? कहीं हम कोई सपना तो नहीं देख रहे? देखा मेरे आका, हम लोग यहाँ खड़े के खड़े रह गए और वो शकुंतला का पिल्ला शहजादी आलिया को फूल दे रहा है। अरे, आप अचानक कहाँ खो गए? कहीं नहीं राजकुमारी, बल्कि हम तो ये सोच रहे थे कि आज आप बिना किसी सुरक्षा के महल से कैसे बाहर आई? आपको अपने शत्रुओं से भय नहीं लगता? नहीं, भला आप जैसे महायोद्धा के साथ होते हुए हम पर कोई आग भी कैसे उठा सकता है? आपने हमें इस लायक समझा, इसके लिए हम आपकी जिंदगी भर आभारी रहेंगे। देख रहे हैं मेरे आका, कैसे दोनों के मुंह से फूल झड़ रहे हैं। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उस शकुंतला के पिल्ले के दांत हड्डी पर पड़े हैं। इससे पहले हमें उसे लकड़ी मारकर भगा देना होगा। समझाओ उसे, समझाओ, मगर सुनो प्यार से। जो हुक्म मेरे आका। लेकिन आप मेरा इशारा पाते ही शहजादी आलिया के पास चले आना। शहजादी आलिया की खिदमत में गुलाम का आदाब। चंगेज, तुम यहाँ? क्या तुम भी गजराज की तरह हमारी सुरक्षा के लिए आए हो? खता की माफी चाहूंगा शहजादी आलिया। आपकी हिफाजत के लिए तो मेरे आका सोमनाथ ही काफी हैं, क्योंकि उनकी नजरों में हमेशा आप रहती। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं से मेरे आका की नजरें आप ही पर लगी होंगी। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो आपको सिर्फ इतना बताने आया था कि महल की सबसे खूबसूरत अय्यार केसरिया आपको ढूंढ रही थी, आपकी याद में बेचैन थी।
उसने अपनी आंखों का कजरा रो रो के बहा दिया है, जो आपकी मोहब्बत में लगाया था, जो कजरा उसने आपकी मोहब्बत में अपनी आंखों में लगाया था। कौन केसरिया? आज तक हमने शिवगढ़ के महल में राजकुमारी किशोरी को छोड़ के किसी और युवती का मुख भी नहीं देखा। उफ, अच्छा, तो फिर वो कौन थी शाही मेहमान खाने में आपके साथ, जिसके साथ अकेले में आप नैन मटक्का कर रहे थे? अगर अब आप कहें तो मैं सबूत भी पेश कर सकता हूं। हो सकता है आपकी माताश्री ने उसे आपको ढूंढने के लिए भेजा हो। अब आप जाइए। जो आ गया। एक बात कहनी थी शहजादी आलिया आपसे, अगर आप चाहें तो। हाँ हाँ, कहिए। जासूसों के जरिए इस साहबजादे के बारे में ये पता चला है कि संबलपुर के हर मोहल्ले, हर गली, हर घर में कुत्तों की तरह पिटे, वो भी लड़कियों के हाथों से। अब आप मुझे इजाजत दीजिए। इस महल में एक से बढ़कर एक चालबाज बैठे हैं, किंतु वो नहीं जानते कि अब उनका पाला महाअय्यार सुनैना से पड़ा है। अब तक सुनैना ने महल में घूम रहे सभी शत्रुओं को भ्रमित कर दिया होगा राजकुमारी जी। चलिए हम तुरंत इसका फायदा उठाते हुए महल से निकल चलते हैं। हमें अति शीघ्र इमली की कुटिया में तारा सिंह से मिलने पहुंचना है। यदि सुनैना अपने परीक्षा में सफल हो गई तो हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। चल। हम तो ये सोच के हंस रहे हैं कि आज अचानक एक के पश्चात एक महायोद्धा हमारे पास आ रहे हैं। सच, महल के इस बगीचे में हमें कितना सुख मिल रहा है। बस इसी बात का दुख है कि हम इतने दिनों तक हमारे कक्ष में बैठे बैठे क्यों घुट रहे थे। सोमनाथ जी। हाँ जी जी राजकुमारी जी, इन हवाओं में, ऐसे बगीचे में यदि आप सुबह शाम इसी तरह टहलती रहेंगी तो आपका ये सुंदर चेहरा हमेशा इसी तरह खिला खिला रहेगा। परंतु आप अकेले मत यहाँ आइएगा, हमें अपने साथ में अवश्य लाइएगा, क्योंकि शत्रुओं की पूरी दृष्टि आप पर कभी भी पड़ सकती है। अब आपके रहते हमें किसी का भय हो सकता है सोमनाथ जी। हम जानते हैं कि आप हमारी रक्षा के लिए सजग रहते हैं, किंतु हम कहीं भी रहे आपकी निगाहें हम पर हमेशा टिकी रहती है ना महायोद्धा सोमनाथ जी? ये कैसा चमत्कार है सोमनाथ, जो कभी हमें फूटी आंख भी देखना पसंद नहीं करती थी, उसकी आंखों में अचानक आज ये कैसा प्रेम टपक रहा है? क्या सोचने लग गए सोमनाथ जी? हम असत्य तो नहीं कह रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं, और वैसे भी शिवगढ़ की राजकुमारी कभी ये सत्य बोल ही नहीं सकती। आपकी सुरक्षा करना सोमनाथ का प्रथम कर्तव्य है। हम अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी आपकी सुरक्षा करेंगे, क्योंकि आप शिवगढ़ की राजकुमारी हैं।
राजकुमारी जी, यही है इमली की कुटिया। मैं अभी उसे बुलाती हूँ। इमली, ओ इमली। ये राजकुमारी जी है इमली, तारा सिंह से मिलने आई हैं। प्रणाम राजकुमारी जी। हमारे तो आज भाग्य खुल गए जो आप हमारी कुटिया में पधारे। तारा सिंह को शरण देकर तुमने हमारी जो सहायता की है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु हमारे पास समय बहुत कम है। हम तुरंत तारा सिंह से मिलकर महल लौट जाना चाहते हैं। जी राजकुमारी जी, मैं अभी बुलाती हूँ। तारा सिंह, बाहर आ जाओ। राजकुमारी जी आई है। प्रणाम राजकुमारी जी। तुम्हें स्वस्थ और सुरक्षित देखकर हम बहुत प्रसन्न हैं। ने हमारी सुन ली और तुम्हारे प्राण बच गए। भवानी सिंह के हाथों घायल होने के पश्चात यदि इमली हमें सहारा ना देती तो आज हम जीवित ना होते। हम आप ही की प्रतीक्षा में अभी तक यहाँ रुके हुए थे। अब बस आपका संदेश लेकर हम तुरंत विजयगढ़ वापस लौट जाना चाहते। अब तुम कुछ समय यही विश्राम करना और विजयगढ़ जाने का विचार त्याग दो, क्योंकि समय अनुकूल होते ही हम भी तुम्हारे साथ निकल जाएंगे। परंतु राजकुमारी जी, इतनी सरलता से अब आपका विजयगढ़ जाना संभव नहीं है। युवराज इंद्रजीत सिंह को पाने के लिए हम असंभव को भी संभव बना देंगे। तुम हमारी प्रतीक्षा करना। जी राजकुमारी जी। चलो माधवी। राजकुमारी जी की समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाए, ईश्वर से मेरी बस यही प्रार्थना है। राजकुमारी किशोरी का यह संघर्ष अवश्य रंग लाएगा इमली। राजकुमारी किशोरी और युवराज इंद्रजीत के मिलन को अब कोई शत्रु नहीं रोक सकता। अब इस महल में रहना व्यर्थ है। हमें किसी भी तरह महल से निकलकर शिवगढ़ के लिए प्रस्थान करना होगा। युवराज प्रणाम। प्रणाम मान सिंह जी। हम आपको अपनी भतीजी से मिलाना चाहते हैं। परंतु कहाँ है वो? अंदर आ जाओ बेटी। ये हमारी भतीजी ऐश्वर्या। प्रणाम युवराज। प्रणाम। परंतु इनको आज से पूर्व हमने कभी महल में नहीं देखा। देखते भी कैसे युवराज, आज विजयगढ़ के महल में हमने पहली बार तो कदम रखे हैं। परंतु अब आपकी सेवा में यहीं पर रहेगी। हमारी सेवा में? हाँ युवराज, भैरवी और महानंदा अवकाश पर अपने घर गई हुई हैं। उनके लौट कर आने तक ऐश्वर्या आपका ध्यान रखेगी। हम अपना ध्यान रखने में स्वयं सक्षम हैं। इसके लिए इन्हें कष्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है युवराज? भला हमारे रहते हुए आप अकेले अपना ध्यान कैसे रख सकते हैं? एक बार जो हमने आपकी सेवा की, आप जीवन भर हमें नहीं भुला पाएंगे, है ना काकाश्री? हमने झूठ तो नहीं कहा।
इसे बचपन से ही बहुत बोलने की लत है युवराज, परंतु अपना कार्य पूरी निष्ठा और सेवा भावना से करने की आदत है। अब हमारी इतनी भी प्रशंसा करने की क्या जरूरत थी काका? यदि हमारी सेवा से प्रसन्न होकर युवराज ने हमारी ये प्रशंसा की होती तो हमें शायद खुशी भी होती। ठीक है बिटिया, हम चलते हैं। हाँ? कहिए ना युवराज, आपकी प्रशंसा पाने के लिए हमें क्या करना होगा? इस कक्ष से बाहर जाना होगा। ठीक है। किंतु युवराज, यदि हम इस कक्ष से बाहर चले गए तो हम आपकी पसंद और नापसंद कैसे जान पाएंगे? और यदि हम ये ना जान पाए कि आपकी क्या पसंद है और क्या नापसंद, तो हम आपकी प्रशंसा कैसे पाएंगे? और अभी भी काका ने कहा ना, हम अपना कार्य निष्ठा और सेवा भाव के साथ करते हैं। तो बताइए ना युवराज, आपको क्या पसंद है और क्या नापसंद? क्या हम आपको पसंद आए? कितना भी दूर भाग लो युवराज, यदि हमने भी तुम्हें किशोरी की आंखों से निकालकर अपनी झील सी आंखों में ना डुबो दिया तो हमारा नाम भी बिजली नहीं। बिजली को युवराज की सेवा में लगाने का कार्य सफलता से पूर्ण हो गया संग्राम सिंह जी। मान सिंह जी, ये बहुत खुशी का समाचार है। अब वो चतुर बिजली अपना कार्य सरलता से पूर्ण कर लेगी, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। ठीक कह रहे हैं आप। बिजली हमारी सबसे विश्वास पात्र यार है। वो अपने रूप और चतुराई से राजकुमारी किशोरी की यादों से युवराज को मुक्त करा देगी। ये विश्वास अब हमें भी होने लगा है। यदि हमारी ये चाल सफल हो गई तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे मान सिंह जी, क्योंकि यदि युवराज इंद्रजीत सिंह को सच में बिजली से प्रेम हो गया तो क्या होगा? बिजली को अपनी भतीजी बनाकर युवराज इंद्रजीत सिंह की सेवा में लगाने से पहले आपने यह नहीं सोचा कि यदि युवराज इंद्रजीत सिंह सच में बिजली से प्रेम कर बैठे और उससे विवाह का निर्णय ले लिया तो महाराज और महारानी को हम क्या जवाब देंगे? यह नहीं हो सकता देव सिंह कि हमारे युवराज इंद्रजीत सिंह इतनी शीघ्रता से किसी के प्रेम में पड़ सकते हैं। हमने तो बिजली को केवल उनके विचार बदलने के कार्य से उनकी सेवा में लगा है, ना कि विवाह के इरादे से। नहीं संग्राम सिंह, इस उम्र में किसी हम उम्र युवती के साथ रहने से प्रेम की आग भड़कते देर नहीं लगती, और इस बात का उदाहरण भी हमें मिल चुका है। सिर्फ चंद दिनों की मुलाकात युवराज इंद्रजीत सिंह को राजकुमारी किशोरी के प्रेम में झुलसा सकती है, तो बिजली का लंबा साथ उन्हें प्रेम की नई आग में भी चला सकता है। आप दोनों ने जो भी किया है वो एक दिन आप लोगों की बहुत बड़ी भूल साबित होगी, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। पंडित जगन्नाथ के महल से जाते ही पूरे महल में कितनी शांति छा गई है। ना कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला। बस अब पंडित जगन्नाथ की तरह ही सोमनाथ और चंगेज की इस महल से विदाई हो जाए, तत्पश्चात इस महल में केवल हम ही हम होंगे, हम ही हम होंगे, हम ही हम होंगे। हुजूर, भवानी सिंह और जगन्नाथ के बाद उन्हीं दोनों की तो बारी है। उन दोनों को आपकी साजिशें महल से बेआबरू होकर जाने पर विवश कर ही देंगी, ये मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ। बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी हुजूर? मैं तो कहता हूँ ये पूरा महल आपके लिए खाली होने वाला है, क्योंकि राजकुमारी किशोरी के तेवर मुझे उल्टे नजर आ रहे हैं हुजूर, उल्टे नजर आ रहे हैं। वो मौका देखते ही फिर से भागने वाली है। बच गए शकुंतला देवी और गजराज। किशोरी के जाने के बाद वो दोनों भी यहाँ से भागी जाएंगे। जैसे किशोरी यहाँ से भागेगी वैसे ही वो दोनों उल्टे पांव संबलपुर जाके कहीं दुबक जाएंगे। कुछ भी हो अहमद नाज़िम, यदि राजकुमारी किशोरी हमारे रहते यहाँ से भागने में सफल हो गई तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। वैसे हमें ऐसा लगता नहीं कि राजकुमारी की दोनों नई दासियां उसे इतनी सरलता से भागने देंगी, क्योंकि खुदा बख्श ने
उन दोनों को उस पर कड़ी दृष्टि रखने के लिए ही तो रखा है। हुजूर, सुनैना और माधवी कोई मामूली दासियां नहीं हैं। वो दोनों शिवगढ़ के गुप्त अय्यार हैं। और उन्हें खुदा बख्शने नहीं, बल्कि पंडित जगन्नाथ ने स्वयं राजकुमारी किशोरी की रक्षा के लिए बुलवाया है। वाह केसरिया वाह, जो भेद पूरे शिवगढ़ में कोई नहीं जान सका, उसका पता तुमने यूं लगा लिया। शाबाश शाबाश, हम तुम्हारी बुद्धिमत्ता से बहुत प्रसन्न हैं, परंतु इन दोनों की मूर्खता पर हमें बहुत क्रोध आ रहा है। हुजूर, ये समय क्रोध करने का नहीं है, बल्कि ये पता लगाने का है कि राजकुमारी किशोरी कहीं सुनैना और माधवी दोनों अय्यारों के साथ मिलकर कोई नई योजना तो नहीं बना रही हैं। पूर्णिमा की रात को शिवगढ़ के इस महल को सदा सदा के लिए तिलांजलि देकर हम विजयगढ़ के लिए निकल जाएंगे। यही हमारी अंतिम योजना है। योजना को पूरा करने के लिए हम दोनों अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे राजकुमारी जी। अब आप ये बताइए कि करना क्या है। पूनम का चांद निकलते ही तुम हमारे साथ महल से अकेली निकल जाओगी और तुम माधवी हमारा रूप लेकर महल के समस्त शत्रुओं को भ्रमित करने का काम करोगी। समझ गई। आप हमें अपने साथ उस इमली के घर ले जाएंगी जहां विजयगढ़ से आया तारा सिंह छुपा है। समझदार हो तुम। तारा सिंह को लेकर हम दोनों काली मंदिर पहुंच जाएंगे, जहां सवेरा होते ही माधवी अपने वास्तविक रूप में हमारे पास आ जाएगी, जहां से हम चारों विजयगढ़ के लिए निकल जाएंगे। क्या हमें भी आपके साथ विजयगढ़ जाने का सौभाग्य मिलेगा राजकुमारी जी? अब हम तुम दोनों के बिना एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि तुम्हारे जैसे चतुर और वफादार अय्यारों के रहते अब हम पहले की तरह कभी असफल नहीं हो सकते। हम आपके इस विश्वास की सदा लाज रखेंगे राजकुमारी जी, और जैसे ही कोई संकट आएगा हम स्वयं को आपके रूप में बदलकर सारे संकट अपने ऊपर ले लेंगे। जब तुम जैसी वफादार सखियों का साथ मिल गया है, तो अब हमें विजयगढ़ पहुंचकर अपने देवता से मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। युवराज, आपसे एक प्रश्न पूछे? कहो, परंतु एक ही कहना, क्योंकि जब तुम बोलती हो तो बोलती ही चली जाती हो। भूल हो गई युवराज, हम क्षमा कर दीजिए, आगे से हम बिल्कुल अधिक नहीं बोलेंगे। हर बार अधिक ना बोलने के लिए क्षमा मांगती हो और तुरंत सब कुछ भूलकर फिर बोलने लगती हो। अब कहो, क्या कहना चाहती हो? युवराज, क्या आप सच में शिवगढ़ की राजकुमारी से प्रेम करते हैं? यह कैसा प्रश्न है? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं युवराज? हम थोड़ी ना कह रहे हैं, पूरे महल में यही चर्चा है कि आपके और शिवगढ़ की राजकुमारी के विषय में कुछ चर्चा हो रही है। पर आपको बुरा लगा तो हमें क्षमा कर दीजिए युवराज, हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। सुनो, जी युवराज। महल में और क्या क्या चर्चाएं हो रही है? महल के अनेक व्यक्तियों को हमने आपकी बुराई करते हुए सुना है, लेकिन हमने कभी बुराई नहीं की। तुम फिर एक बात के 10 टुकड़े करने लगी। वही बताओ जो तुमने सुना है। वही तो बता रहे हैं, सब कह रहे हैं कि आपने शत्रु की पुत्री से प्रेम करके अपने माता पिता को दुख दिया है, समस्त राज्यों में अशांति फैला दी है। आपने शिवगढ़ की राजकुमारी से प्रेम करके अपनों को दुख दिया है, अपनों को चिंता दी है, परायों के लिए आप अपनों को भुला बैठे। असत्य कह रहे हैं सबके सब। हमने कभी अपने माता पिता को दुख नहीं पहुंचाया और ना ही कोई अशांति फैलाने की कोशिश की। हम तो केवल उस देवी की पूजा करने लगे हैं जो हमारे शत्रु की पुत्री अवश्य है, परंतु हमें अपना मानकर उसने हमारे प्राण बचाए हैं। भला किसी के प्राण बचाने वाला किसी का शत्रु कैसे हो सकता है? हमारी तो ये समझ में ही नहीं आया युवराज। पता नहीं कैसे कैसे चर्चा करते हैं आपके बारे में। महल के
दुष्ट चुगलखोर, हमने तो यहाँ तक सुना है कि आपने प्रेम में पागल होकर बाबा रुद्रनाथ तक को रुष्ट कर दिया था और आपके इस कार्य से महारानी चंद्रकांता भी मृत्यु के मुख से आते आते बची। इस महल में आप सबके सब हमारे शत्रु बन चुके हैं। हमारी मनोस्थिति को जाने बिना, हमारे मन की दशा को समझे बिना सबके सब ऐसी चिंताजनक और घृणित बातें करने लगे हैं। जाओ जाओ और जाकर कह दो सबसे कि ये हमारी दीवानगी नहीं, ये हमारा उस देवी के लिए प्रेम है जिसने हमें नया जीवन दान दिया है, जिसने हमारे मन में प्यार की कभी न बुझने वाली ज्योति जलाई है। जाओ और जाकर कह दो उन सब प्यार के शत्रुओं से कि चुनारगढ़ के राजकुमार और शिवगढ़ की राजकुमारी की प्रेम कहानी सोनी महवाल, लैला मजनू और श्री फरहाद की तरह अमर है। चली जाओ यहां से, अकेला छोड़ दो हमें। हमने कभी अपने माता पिता को दुखी करने की कोशिश नहीं की, कभी नहीं। क्या हमारे महायोद्धा युवराज इंद्रजीत सिंह को सुरक्षित महल में वापस लाने में सफल हो गए? जी महाराज, हमारे गुप्तचर अभी अभी ये शुभ संदेश लेकर आए हैं। क्षमा कीजिए महाराज, युवराज इंद्रजीत के सुरक्षित वापस लौटने का शुभ समाचार सुनकर आप अचानक मुस्कुराते मुस्कुराते इतने उदास क्यों गए? बाबा रुद्रनाथ के दिए वचन ने हमारे मन को जंजीरों से बांध दिया है पद्मनी। हम अपने पुत्र के लौटने की खुशी तो महसूस कर सकते हैं, परंतु अपने पुत्र को देखने की इच्छा व्यक्त नहीं कर सकते। अब दीपावली के दिए जगमगाने से पहले हमारे मन का अंधकार दूर नहीं हो सकता, और यही सोच सोचकर अब हमें हर खुशी, हर दुख एक जैसा लगने लगा है। मैं जानती हूँ महाराज कि आप और महारानी अपने मन पर कितना बोझ उठाए हुए हैं, किंतु कुछ समय पश्चात हमारे सारे के सारे दुख दूर हो जाएंगे महाराज, और हमारा बिखरा हुआ राज परिवार फिर से एक हो जाएगा। अब आप निश्चिंत हो जाइए महाराज, क्योंकि तेज सिंह अपनी पूरी निष्ठा के साथ संग्राम सिंह और मान सिंह जी का साथ दे रहे हैं और युवराज इंद्रजीत सिंह पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। अब हमने युवराज इंद्रजीत सिंह के भविष्य का निर्णय उनके भाग्य पर छोड़ दिया है पद्मनी। दीपावली से पूर्व उनका विचार भी हम अपने मन में नहीं लाना चाहते। यही बाबा रुद्रनाथ का आदेश भी है। अब हम अपना समस्त ध्यान अपनी बिखरी हुई शक्तियों को समेटने पर केंद्रित करना चाहते हैं और अपने समस्त महायोद्धाओं की अनुपस्थिति को देखते हुए नौकर से चुन्नीलाल को चुनारगढ़ के महल में वापस बुलाना चाहते हैं। क्षमा कीजिए महाराज, किंतु आप ये क्या कह रहे हैं? क्या आप उस चुन्नीलाल को अचानक माफ कर देंगे जिसने कभी बगावत के लिए अपना सर उठाया था? परंतु हमने तुरंत चुन्नीलाल को सिर झुकाने के लिए विवश कर दिया था। अब वो अपनी वफादारी दिखाकर अपनी भूल का पश्चाताप करना चाहते हैं, और इसलिए हम उन्हें एक अवसर प्रदान करना चाहते हैं पद्मनी। महाराज, सुना सांप को कितना भी दूध पिलाया जाए परंतु वो उगलता सिर्फ और सिर्फ विष है। यदि चुन्नीलाल यहां आ गए तो यहां पर आकर सिर्फ और सिर्फ विष ही उगलेंगे, और ये बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ। हम जानते हैं पद्मनी, मगर जहर की काट भी जहर ही होता है। तो बात और है कि चुन्नीलाल हमें अपने विषदंत दिखाने का दुस्साहस एक बार कर चुके हैं, परंतु हमें पूरा विश्वास है कि इस बार वो अपना विष हमारे शत्रुओं पर उगलेंगे। तुरंत नौकर संदेश भेजकर चुन्नीलाल को चुनारगढ़ के महल में बुलाया जाए, ये हमारा आदेश है।
यदि चुन्नीलाल ने वापस यहाँ आकर अपने षड्यंत्र आरंभ कर दिए तो चुनारगढ़ के साथ साथ विजयगढ़ और नौगढ़ पर भी संकट के काले बादल छा जाएंगे। राजकुमारी किशोरी को युवराज इंद्रजीत के मन से हटाना उतना भी सरल नहीं जितना हमने सोचा था। युवराज टूट सकते हैं किंतु अपने प्रेम को झुकता हुआ नहीं देख पाएंगे। क्या कभी न हारने वाली विजयगढ़ की सबसे चतुर अय्यार आज इतनी सरलता से पराजित हो गई? नहीं, ये हमारी पराजय नहीं, किंतु ये अवश्य स्वीकार करते हैं कि शिवगढ़ की राजकुमारी की निंदा करके हम युवराज इंद्रजीत का झुकाव अपनी तरफ नहीं कर सकते। तो किसी और तरीके से झुकाना होगा। शिवगढ़ की राजकुमारी की यादों को भुलाने के लिए अब तुम्हें अपनी सुंदरता का शस्त्र चलाना होगा। ये कैसी राय दे रहे हैं आप संग्राम सिंह जी? जिस युवराज ने राजकुमारी को अपने दिल में बसाकर उसे पूजना शुरू कर दिया है, कोई युवती अपने सुंदरता के बल पर उन यादों को कैसे भुला सकती है? अवश्य बुला सकती है तेज सिंह, क्योंकि लोहा ही लोहे को काटता है। परंतु इस बात को तुम नहीं समझोगे। कहावतें हर जगह सच्ची नहीं होती संग्राम सिंह जी, जिसे आप नहीं समझ रहे हैं। अब अगर युवराज इंद्रजीत सिंह के दिल से राजकुमारी किशोरी की यादें अगर कोई भुला सकता है तो वो सिर्फ राजकुमारी किशोरी ही भुला सकती है और कोई भी नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? भला हमारे युवराज के मन से राजकुमारी किशोरी अपनी यादों को कैसे मिटा सकती है? मिटा सकती है मान सिंह जी। अगर बिजली को राजकुमारी किशोरी का बहरूपिया बनाकर युवराज इंद्रजीत सिंह के पास भेज दिया जाए तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी सलामत रहेगी। इस चाल के सहारे हम युवराज को अधिक समय तक मूर्ख नहीं बना सकते, क्योंकि आज नहीं तो कल सत्य तो उन्हें पता नहीं होगा, और जिस दिन उन्हें सत्य का पता चल जाएगा तो इसका परिणाम बहुत भयानक होगा। संग्राम सिंह के तर्क से हम पूरी तरह सहमत हैं तेज सिंह। हमें कोई और युक्ति लगानी होगी। युक्ति चाहे जो भी लगा लीजिए, परंतु बिजली को मेनका बनाकर युवराज इंद्रजीत सिंह की प्रेम तपस्या भंग करने की ये जो आप दोनों ने योजना बनाई है वो कभी सफल नहीं होगी, कभी नहीं। तेज सिंह ने बिजली की क्षमताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाकर बिजली के मन में सुलगते अंगारे भर दिए हैं। अब हम युवराज इंद्रजीत को अपना वो नया रूप दिखाएंगे कि किशोरी की यादों के दिए उनके मन से सदैव के लिए खुद ब खुद बुझ जाएंगे। आदाब राजकुमारी जी। उम्मीद है कि सुनैना और माधवी का साथ पाकर आपका अकेलापन काफी हद तक दूर हो गया होगा। अब आपकी खिदमत में कोई कमी तो नहीं? हम इन दोनों के कार्य से बहुत खुश और संतुष्ट है खुदाबख्श। पंडित जी ने इन दोनों का चुनाव करके हमारी बहुत सी कठिनाइयां दूर कर दी है। यदि ये दोनों साथ ना देती तो हम विजयगढ़ के उस तारा सिंह से कभी नहीं मिल पाते, जिससे मिलना हमारा अति आवश्यक था। ये आप क्या कह रही हैं राजकुमारी जी? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि विजयगढ़ से आया वो मेहमान जिंदा है, लेकिन इस तरह से अचानक उससे मिलने के लिए जाना काफी खतरनाक हो सकता है। कहीं आपको किसी ने देख तो नहीं लिया? नहीं, अब आपको राजकुमारी जी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे रहते इन्हें कोई
छू भी नहीं सकता। हमारे जीते जी शत्रु तो क्या, शत्रु की परछाई भी इनके समीप नहीं पहुंच सकती, क्योंकि शत्रु को इन तक पहुंचने से पहले सुनैना और माधवी के शव पर से होकर गुजरना होगा। इन दोनों की स्वामी भक्ति और बुद्धिमत्ता का ही परिणाम है जो हम सोमनाथ, चंगेज और गजराज की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो गए और हमारी योजना का प्रथम चरण पूर्ण हो गया। योजना? कैसी योजना? वो हम तुम्हें यहाँ नहीं, अपने कक्ष में बताएंगे, क्योंकि यहाँ कोई भी हमारी योजना सुन सकता है। रात्रि का दूसरा प्रहर बीतते ही तुम हमारे कक्ष में आ जाना, वही हम तुम्हें समझा देंगे। अब हम चलते हैं। पता नहीं खुदा बख्श के रूप में क्रूर सिंह की ये शातिर अयार ने राजकुमारी से क्या क्या बातें की हैं, परंतु आज इतना अवश्य पता चल गया कि अब राजकुमारी किशोरी की पल पल की जानकारी धूर्त क्रूर सिंह रखने लगा है। क्या विजयगढ़ का अय्यार अभी तक जीवित है? शीघ्र बताओ, कहाँ है वो दुष्ट? हम अभी उसका वध कर देंगे। हुजूर, अभी इस बात का पता नहीं चल पाया है कि वो अय्यार इस शिवगढ़ में कहां छुपा हुआ है, परंतु इतना मैं जरूर जान गई हूं कि राजकुमारी का संपर्क उस अय्यार से हो चुका है और वो अपने शातिर अय्यार माधवी के साथ उससे मिलकर भी आ चुकी हैं। मुझे तो पहले ही शक था, तो मखत अय्यार अभी तक जिंदा है और हमारी सरहद में ही छिपा है, पर कोई मेरी सुने तब ना। हुजूर, मैं तो कहता हूं उस अय्यार से पहले उस पनाह देने वाले को ढूंढकर फांसी पे लटका देना चाहिए, क्योंकि मुल्क के साथ गद्दारी करने वाला सबसे बड़ा दुश्मन होता है। खामोश! किसे कब क्या दंड देना है इसका निर्णय हम करेंगे, तुम दोनों नहीं, समझे? केसरिया, तुम तत्काल ये पता लगाओ कि राजकुमारी किशोरी उस अय्यार से क्यों मिलने गई थी। कहीं उसकी फिर से महल छोड़कर भागने की कोई योजना तो नहीं? इसका पता तो अभी नहीं चल पाया है हुजूर, किंतु अंधेरा होते ही जो भी सत्य होगा वो सामने आ जाएगा। हैं? वो कैसे? हमें राजकुमारी जी ने खुदा बख्श समझकर मध्य रात्रि में अपने कक्ष में बुलाया है। आज वो हमें किसी गुप्त योजना के बारे में बताने वाली है। अच्छा, अवश्य ही उस अय्यार से वापस मिलने या शिवगढ़ की सीमा से उसे सुरक्षित बाहर निकालने की कोई गुप्त योजना हो सकती है। परंतु केसरिया, तुम इस बात का अवश्य पता लगा लेना कि वो अय्यार किसके यहाँ शरण लिए हुए है। यदि समय रहते उसे मौत के घाट उतार दिया गया तो राजकुमारी की सारी योजना एक ही झटके में ध्वस्त हो जाएगी और तत्पश्चात हमारी नाक कटने से सदा सदा के लिए बच जाएगी। आपकी नाक और शिवगढ़ के सम्मान की चिंता हमें अपने प्राणों से भी बढ़कर है हुजूर। अब चाहे कुछ भी हो जाए, किंतु विजयगढ़ के युवराज इंद्रजीत के पास हमारी राजकुमारी कभी नहीं पहुंच पाएगी हुजूर। राजकुमारी किशोरी, हम सब कुछ सहन कर सकते हैं, किंतु आपकी छवि पर कभी कोई दाग लगते हुए नहीं देख सकते, जो कि हमारे महल के अनेक व्यक्ति लगाने पर तुले हुए। प्रणाम युवराज। तुम अचानक यहाँ?
हम तो अभी अभी आपके लिए मंदिर से पूजा करके लौटे हैं। हमारे लिए पूजा करने को तुमसे किसने कहा था? किसी ने भी नहीं। हम तो अपने ही मन से भगवान से प्रार्थना करने गए थे कि आपको अतिशीघ्र अपनी वो चाहत मिल जाए जिसकी पायल से भी आप इतना प्यार करते हैं। इस महल में पहली बार किसी ने ऐसी बात कही है जिससे हमारे सूने मन में एक उमंग सी जाग उठी है, आशा की एक ज्योति झिलमिलाने लगी है। हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं युवराज कि आपके मन में प्रेम की ज्योति सदा जगमगाती रहे और आपके सभी सपने पूरे हो जाएं। परंतु इस महल में तो सभी हमारे प्रेम के विरुद्ध है। यहाँ तक कि हमारे छोटे भाई आनंद, वो भी नहीं चाहते कि हमारा प्रेम सफल हो। और तुम अपरिचित होते हुए भी क्यों हमारे प्रेम के लिए प्रार्थना कर रही हो? चंद दिनों में तुमने ऐसा क्या देख लिया हम में कि तुम हमारे लिए इतनी सहानुभूति करने लगी? युवराज जी, कोई कहने की बात थोड़ी ना है, ये तो महसूस करने की बात है। और हमने तो आपके मन में, आपकी आंखों में बसी शिवगढ़ की राजकुमारी की तस्वीर भी देख ली है और उसे तो वहां से कोई मिटा ही नहीं सकता। युवराज, हमें तो लगता है विरह की जिस अग्नि में आप झुलस रहे हैं ना, शिवगढ़ की राजकुमारी भी उसी विरह की अग्नि में होगी। आज की रात हमें किसी तरह काटनी है। कल पूर्णिमा की रात को हम उनके राज्य के लिए निकल जाएंगे। अब एक एक पल बिताना मुश्किल हो गया है। पता नहीं ये सुबह कब होगी और हमारे जीवन को बदल देने वाली वो रात कब आएगी। आदाब राजकुमारी जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए। आप सही समय पर आए हैं। हमने आपको अपनी गुप्त योजना के बारे में बताने के लिए ही इतनी रात के अपने कक्ष में याद किया था। हम कल रात्रि को ही ये महल सदा सदा के लिए छोड़कर विजयगढ़ के लिए निकल जाएंगे। ये आप क्या कह रही हैं राजकुमारी किशोरी? हम जानते थे कि ये सुनकर आपको अवश्य आघात सा लगेगा, किंतु इसके अलावा हमारे पास भी कोई और चारा नहीं है। अब हम युवराज के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। मगर आपके जाने के पश्चात मैं पंडित जी को क्या जवाब दूंगा? इसका जवाब तो हमारे पास भी नहीं है। हम जानते हैं कि हमारे चले जाने से उन्हें बहुत दुख होगा, इसलिए हमने उनके और माताश्री के नाम एक एक संदेश लिख दिया है, जिन्हें पढ़ने के पश्चात उन्हें हमारी व्यवस्था का अवश्य आभास होगा। राजकुमारी किशोरी, आपने जो फैसला लिया है उस फैसले में मुझे दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। जैसा आप ठीक समझें। आपके महल से जाने के बाद मैं आपका यह पैगाम महारानी जी और पंडित जी तक अवश्य पहुंचा दूंगा। परंतु विजयगढ़ जाने की आपने क्या योजना बनाई है, यदि आप वो योजना मुझे बता दें तो जरा तसल्ली हो जाएगी। क्योंकि आपने जो फैसला लिया है उस फैसले की कामयाबी इतनी आसान भी नहीं है। यदि योजना में कोई कमी ना हो तो कठिन भी नहीं है। आप मेरे और माधवी के रहते निश्चिंत रहिए। मैं कल मध्य रात्रि को राजकुमारी जी को लेकर तारा सिंह से मिलने इमली की कुटिया पहुंच जाऊंगी और फिर वहां से हम दोनों काली मंदिर आ जाएंगे। तो फिर माधवी यहाँ पर अकेली क्या करेगी? मैं राजकुमारी जी का रूप लेकर सुबह तक इसी महल में रहूंगी, ताकि किसी को राजकुमारी जी के चले जाने का कोई संदेह ना हो। और सुबह होते ही मैं भी काली मंदिर पहुंच जाऊंगी, जहां से हम चारों विजयगढ़ के लिए निकल जाएंगे।
यही योजना है हमारी। योजना तो बहुत पुख्ता है राजकुमारी जी, और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार आपको कामयाबी जरूर मिलेगी, मगर फिर भी हमें संभल कर रहना होगा। मैं अपनी तरफ से आपकी मदद की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, आप बेफिक्र रहिए। अब मैं चलता हूं, खुदा हाफिज। बिल्कुल ठीक समय पर राजकुमारी किशोरी की योजना का पता चल गया। यदि आज उनसे भेंट ना होती तो कल अंधेरा घिरते ही वो अपनी दोनों शातिर अय्यारों के साथ शिवगढ़ की सीमा से लुप्त हो जाती। हमें ये बात हुजूर को तुरंत बतानी होगी। केसरिया इतनी रात को राजकुमारी किशोरी के कक्ष के समीप से इस तरह कहां चली जा रही है? केसरिया, तुम हो कहां केसरिया? अतिथि कक्ष में मिलने के पश्चात तो तुम आज तक हमसे नहीं मिली। हमारे पास समय नहीं था गज्जू। हम चलते हैं, कल सवेरे बात करते हैं। परंतु आधी रात के इस समय तुम जा कहां रही हो केसरिया? और ये तुम्हारे हाथ में किसका संदेश पत्र है जो तुम हमसे छुपा रही हो? हम इसका उत्तर देना आवश्यक नहीं समझते, और आपको भी कोई अधिकार नहीं है ये प्रश्न पूछने का। हम सिर्फ अपने हुजूर के लिए काम करते हैं, किसी और के लिए नहीं। समझे गज्जू? अवश्य ही कोई गहरा राज है जो केसरिया हमसे छुपा रही है। इतनी रात को ये संदेश पत्र लेके अवश्य ही क्रूर सिंह के पास ही जा रही हो। राजकुमारी किशोरी की योजना के विषय में कोई सूचना लेकर अभी तक केसरिया आई क्यों नहीं? यदि ये शीघ्र पता चल जाता कि विजयगढ़ का अय्यार कहां छुपा हुआ है, तो राजकुमारी किशोरी की किसी भी योजना को हम तत्काल ध्वस्त कर देते। अरे ये मुंह लटकाए किसका मातम मना रहे हो? मातम? अरे नहीं 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 प्राणेश्वरी, हम तो राजकार्यों की उलझनों को सुलझाने में लगे हुए हैं। हाँ। अच्छा, पहले घर के कार्य तो सुलझा लो, फिर राज्य के कार्य सुलझा लेना। वैसे भी अब तक के जीवन में कुछ खास कार्य तो तुमने किया नहीं है, बस बड़ी बड़ी डींगे ही हाँकते रहते हो। डींगे ही हाँकते रहते हैं? प्राणेश्वरी क्या कह रही हो, क्या कह रही हो? कुछ तो समझा करो। देखो प्रिय, ये बार बार उलाहना मत दिया करो, थोड़ी प्रतीक्षा करो। तुम देखना देखना, जैसे ही हमारी योजना सफल हो जाएगी, हम महाराज शिवदत्त को पीछे छोड़कर आगे निकल जाएंगे। तत्पश्चात तुम इस बात पर अभिमान करोगी कि तुम महायोद्धा महाराजाधिराज क्रूर सिंह की पत्नी हो। बहुत हो चुका अभिमान। अरे अब तो शर्म आ रही है कि तुम अपने अय्यारों को तनख्वाह देने लायक भी नहीं बचे। वो दोनों हमारी बदनामी करते फिर रहे हैं पूरे महल में, और तुम हो कि ऐसे ही किसी योजना के लिए अपना समय नष्ट कर रहे हो। मुबारक हो हुजूर, मुबारक हो। केसरिया खुफिया खबर देने आ रही है। अच्छा मोहिनी, सुना तुमने? हमारी योजना पूर्ण भी हो गई, और तुम सोचती रहती हो कि हम मनगढ़ंत योजनाएं बनाते रहते हैं। अब तुम देखना हम क्या क्या करते हैं।
तुमसे कुछ नहीं होने वाला। जितने नाकारा तुम हो उससे अधिक नाकारा तो ये तुम्हारे अय्यार हो गए हैं। मोहिनी, हुजूर हुजूर, नहीं 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 हुजूर, इनका हक है। तारीफ के लिए शुक्रिया भाभीजान, पर अभी ज्यादा हमारे पास वक्त नहीं है। जैसे ही फुर्सत मिलेगी हम वक्त निकालकर इत्मीनान से तारीफ सुनने के लिए आ जाएंगे। चलिए जल्दी चलिए हुजूर, केसरिया बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार कर रही है, जल्दी चलिए। चलते हैं चलते हैं चलते हैं। प्राणेश्वरी, तुम अपना ध्यान रखना, हम शीघ्र लौटते हैं, भोजन कर लेना है। हाँ? चलो चल 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 चल। हे भगवान, पता नहीं मेरे पिताश्री ने इस महामूर्ख के पल्ले ही मुझे क्यों बांध दिया। यदि कुंवारी रहती तो राजकुमारी की बांदी ही बनकर इस राजमहल में रानी की तरह राज करती। आदाब राजकुमारी जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए। हम आप ही को बुलाने माधवी को भेजने वाले थे। अच्छा वो आप खुद ही आ गए। जी फरमाइए। हमने माताश्री के नाम जो आपको संदेश दिया था उसे आप तुरंत नष्ट कर दीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा संदेश पढ़ने के पश्चात माताश्री को कोई दुख पहुंचे। कैसा संदेश पत्र? राजकुमारी जी, आपने हमें कब और कौन सा संदेश पत्र दिया था? अभी कुछ समय पहले ही तो राजकुमारी जी ने हम दोनों के सामने आपको 2 संदेश पत्र दिए थे। दो संदेश पत्र? हाँ, 2 संदेश पत्र, एक महारानी जी के नाम और दूसरा पंडित जगन्नाथ जी के नाम। परंतु आश्चर्य है कि आप इतनी जल्दी कैसे भूल गए। समझ गया, अच्छी तरह से समझ गया। राजकुमारी किशोरी, अब सबके साथ धोखा हुआ है, क्योंकि जिसे खुदा बख्श समझकर आपने वो संदेश पत्र दिए थे वो दुश्मन का कोई जासूस था। और तुम दोनों उस वक्त क्या कर रहे थे? बहुत अफसोस हो रहा है हमें कि इतनी शातिर जासूस होने के बावजूद तुम उस जासूस के असली चेहरे को पहचान नहीं पाए। हमें माफ कर दीजिए, दुर्भाग्य से आज पहली बार हमारी नजरें धोखा खा गई। अब क्या होगा? हमने स्वयं ही शत्रु तक अपनी सारी योजना पहुंचा दी। पता लगाना होगा कि वो कौन था जो आपका रूप लेकर हमें छलने आया था।